सकती है। हथियार वेरिफिकेशन में बड़ा खुलासा हुआ है। बॉडीगार्ड तालबेर सिंह के जिस हथियार से फायरिंग हुई उसके परमिट पर उठा सवाल। बिना वैध परमिट के बिहार में इस्तेमाल किया गया। दूसरे बॉडीगार्ड प्रदीप कुमार के हथियार के इस्तेमाल पर पुलिस ने आपत्ति जता दी है। अपडेटेड केस डायरी में पुलिस ने दोनों हथियारों पर दर्ज किए कई अहम बिंदु। एक बॉडीगार्ड का हथियार का लाइसेंस उत्तर प्रदेश का, तो दूसरे बॉडीगार्ड अपने पिता के नाम पर इशू लाइसेंस हासिल हथियार कर रहे थे इस्तेमाल। 30 जून को कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। जमानत पर सबकी नजर टिकी हुई है। ये बड़ी खबर आपको फैजल खान मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बता रहे हैं। फैजल खान की मुश्किलें बढ़ सकती है। हथियार वेरिफिकेशन में बड़ा खुलासा हुआ है। दोनों ही बॉडीगार्ड के हथियार को लेकर यह खुलासा किया गया है। देखिए, जमानत पर सबकी नजर टिकी हुई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, 30 जून तक उनके अंतरिम गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि कोर्ट अपना निर्णय सुनाए, आगे की कार्रवाई करे। हथियार में वेरिफिकेशन में बड़ा खुलासा हो। एक बॉडीगार्ड के पास परमिट नहीं है, लेकिन फिर भी उसने हथियार का इस्तेमाल किया। इस खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र पटना से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पटना से क्या जानकारी आ रही है धर्मेंद्र? क्या कुछ हुआ है इस मामले में? अभी क्या नई बातें खुलकर सामने आई है? जी, एक बड़ा सवाल है और ये खान सर उर्फ फैजल खान की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। जिस तरह से दो बॉडीगार्ड हैं और उनके नाम पर जो हथियार है उसके परमिट पे सवाल उठ रहे हैं। बिना वैध परमिट के इन हथियारों का इस्तेमाल बिहार में किया जा रहा था। जो बॉडीगार्ड प्रदीप कुमार है उनके हथियार के इस्तेमाल पर भी पुलिस ने आपत्ति जताई है। और जो अपडेट केस डायरी जो कोर्ट में पुलिस ने पेश किया है उसमें इन बिंदुओं को रखा गया है कि जो हथियार है वो हथियार यहाँ परमिट के नहीं है और उसे बिहार में इस्तेमाल किया जा रहा है। एक जो बॉडीगार्ड है उनका हथियार का लाइसेंस यूपी का है और जो दूसरे बॉडीगार्ड है अपने पिता के नाम पर लाइसेंस उनका है और उस हथियार का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बिंदु है ये पुलिस ने इसे इस्तेमाल किया है और 30 जून को अगली सुनवाई होगी तो इन बिंदुओं पर अहम सुनवाई होगी और फिर जो जमानत होने वाली है उसके लिए एक बड़ा सवाल होगा। जी, वाकई देखने वाली बात होगी कि इस मामले में अब 30 जून को जब सुनवाई होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र। पटना से एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। सदगुरु का सीएम सम्राट से बड़ा आग्रह है, बख्तियारपुर का नाम बदला जाए। पटना में मुख्यमंत्री से मिले थे सदगुरु, मुलाकात के बाद ये आग्रह किया है। तो देखिए, एक बार फिर से बख्तियारपुर के नाम बदले जाने को लेकर चर्चा होने लगी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सदगुरु ने सीएम सम्राट से यह आग्रह किया है कि किसी भी तरीके से इस पर ध्यान दिया जाए, बख्तियारपुर का नाम बदला जाए। पटना में मुख्यमंत्री से मिले थे सदगुरु, मुलाकात के बाद उन्होंने ये आग्रह किया। और देखिए, अब ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सदगुरु की मांग पर विचार विमर्श करेंगे? क्या वो बख्तियारपुर का नाम बदलेंगे? क्योंकि बख्तियारपुर खिलजी के नाम पर इस शहर का नाम बख्तियारपुर पड़ा था। वहीं बख्तियारपुर खिलजी, जिसने दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान के केंद्र नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाकर तहस नहस कर दिया था। खिलजी ने 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया और तब दुनिया भर में ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। हजारों छात्र ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई करने आते थे और ऐसे में उस आक्रांता बख्तियार खिलजी के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया, जिसे अब बदलने की मांग लगातार उठ रही है। हालांकि बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग कोई नई नहीं है। इसके पहले भी कई बार इस तरह की चर्चा हो चुकी है और तब तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साफ तौर पर कहा था कि इसके नाम के को बदलने को लेकर ये जो सवाल किए जा रहे हैं ये फालतू बातें हैं और इससे इन्होंने इनकार भी कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से बिहार के नवनिर्वाचित सीएम यानी कि सीएम सम्राट चौधरी के सामने खुद सदगुरु ने इस मांग को रख दिया है। इस मांग पर अब सम्राट चौधरी क्या एक्शन लेते हैं, क्या बातचीत होती है, क्या चर्चा होती है, क्या वाकई नाम बदला जाता है या नहीं, इस पर देखने वाली बात होगी। ये सारी बातें अभी फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। तो खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी
को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, जला दिया, भंग कर दिया। अब सवाल यही है कि बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग आखिर क्यों की गई। देखिए, राजधानी पटना से करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर ट्रेन और सड़क से जाने की सुविधा बख्तियार खिलजी ने अपना पड़ाव यहीं पर डाला था और बाद में उसी के नाम पर शहर का नाम हो गया बख्तियारपुर, यानी कि बख्तियार का शहर। ये क्षेत्र कभी संस्कृत और ज्ञान विज्ञान का केंद्र हुआ करता था। चाणक्य और शीलभद्र की स्थली रही है ये, और ऐसे में बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग हो रही है। पहले भी कई दफा इस नाम को बदलने की मांग उठी है और नीतीश कुमार ने ऐसी मांग को फालतू बताया था। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि बिहार के नए सीएम यानी कि सम्राट चौधरी अब क्या करते हैं, क्योंकि सदगुरु ने भी उनके सामने खुलकर इस मांग को रखा जब उनकी मुलाकात बिहार के सीएम सम्राट चौधरी से हुई। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में बिहार के सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। बढ़ते आगे, एक तुर्क अफगान सैन्य कमांडर था कुतुबुद्दीन ऐबक का सैन्य कमांडर। एक क्रूर और बर्बर आक्रांता के तौर पर उसकी पहचान थी और 1193 से लेकर 1203 के दौरान कई हमले किए गए। बिहार और बंगाल के क्षेत्र पर यह हमले हुए। 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को निशाना बनाया गया और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। बौद्ध भिक्षु विद्वानों की बेरहमी से हत्या की गई। वो मंजर बेहद खौफनाक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी तहस नहस कर दिया, जो आज हमारे लिए एक टूरिस्ट प्लेस है। आप बिहार के कई लोगों को आपने जाते हुए देखा होगा, सुना होगा, जो नालंदा विश्वविद्यालय घूमने जाते हैं, लेकिन वहां पर घूमने के लिए नहीं बल्कि हमें स्पष्ट नजर आता है कि किस कदर वहां सब कुछ तबाह किया गया था। हजारों करोड़ों लाखों किताबें लाइब्रेरी में रखी हुई थी, वो सब कुछ जलकर खाक हो गई। वहीं बख्तियारपुर का नाम बदलने को लेकर सियासत भी गर्मा गई है और इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। क्या कुछ कह रहे हैं सियासी गलियारे के लोग, आप भी सुन लीजिए। एक ऐसे व्यक्ति के नाम पे रखा गया है जिन्होंने हमारे बिहार के गौरवशाली इतिहास नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का आरोप है, जिसका नाम बख्तियार खिलजी था, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये फैसला लिया जाता है तो हमें लगता है कि बिहार के वैभवशाली और गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा को बचाने की ये एक अच्छी पहल है। भारतीय जनता पार्टी एजेंडे की राजनीति के तहत इस तरह के कार्यों को देश भर में आगे बढ़ाती रही है। इसी तरह का कार्य करके इतिहास के पन्नों से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को मिटाने का काम किया है। किसी भी नाम को बदलने से पहले उसके इतिहास को, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने की आवश्यकता है। यह देश प्रभु श्री रामचंद्र जी का है, ना कि बाबर और खिलजी जैसे आक्रांताओं का। बाबर और खिलजी जैसे आक्रांताओं के नाम पर बसे हुए शहरों की आवश्यकता न राज्य को है न देश को। हमारी सरकार बिहार में आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में राज्य के सांस्कृतिक उत्थान के लिए सदैव प्रयासरत है। बढ़ते आगे, एक खबर सियासी गलियारे से। राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड आवास अगले 48 घंटे में खाली कर सकती हैं। आवास में छोड़ने से पहले राबड़ी देवी ने सम्मान की लिस्ट मांगी है। भवन निर्माण विभाग से चार्ज रजिस्टर मांगा है। आवास छोड़ने के बाद किसी भी विवाद से बचने की ये कोशिश है। हर सरकारी सामान का मिलान कर आवास खाली करेंगी राबड़ी देवी, ताकि बाद में किसी भी तरह का कोई सवाल ना खड़ा हो। 10 सर्कुलर रोड आवास में अंतिम रूप से पैकिंग की प्रक्रिया चल रही है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड आवास अगले 48 घंटे में खाली कर देंगी, जहां से उनकी कई यादें जुड़ी हुई है। आवास छोड़ने से पहले राबड़ी देवी ने सामान की लिस्ट मांगी है। भवन निर्माण विभाग से चार्ज रजिस्टर मांगा है, ताकि बाद में किसी तरह का कोई सवाल जवाब उनसे ना किया जाए। सरकारी संपत्ति के गुम होने के या फिर सरकारी संपत्ति को ले जाने के आरोप उन पर ना लगे, इसलिए ये कवायद उनकी तरफ से की जा रही है, ये पहल उनकी तरफ से की जा रही है। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रवेश नारायण पटना से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी है? अगले 48 घंटे में राबड़ी आवास में क्या कुछ होने वाला है? जी देखिए, राबड़ी आवास को खाली करने के लिए जो 10 सर्कुलर रोड है, इसे भवन निर्माण विभाग की तरफ से जो नोटिस जारी हुआ है, उसकी अंतिम तारीख जो है वो कल है। 29 जून तक उन्हें खाली कर लेना है। और अधिकतर जो सामान है वहां से निकाल कर जो है कई जगहों पर, एक पोलो रोड जो तेजस्वी आवास है वहां रखा गया,
जो कौटिल्य नगर में जो आवास बना है वहां पे भी रखा गया, तो सामान को जो है हटाया गया है और अंतिम रूप से जो है पैकिंग है। लेकिन पैकिंग करने से पहले राबड़ी देवी ने जो है वो भवन निर्माण विभाग से चार्ज रजिस्टर मांगा है, ताकि ये जब भवन निर्माण विभाग ने जब दिया था तो उस समय यहाँ पे सरकारी रूप से कौन कौन से यहाँ पे संपत्तियां हैं, कौन फर्नीचर है, कौन से तमाम वस्तुएं जो है वो सरकार का है। तो ऐसे में वो चाहती है कि वो तमाम चीजें जो है वो यहाँ पे रहे उस लिस्ट के अनुसार, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि जब डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव और 5 देश रत्न मार्ग जब खाली किया था और सुशील मोदी जब गए थे तो उसमें कई सवाल खड़े हुए थे कि यहाँ से नल गायब है, तो यहाँ पे एसी नहीं लगा हुआ है, तो एसी जो है वो ले गया है। तो ऐसे चीजें जो है वो इस बार ना हो, इसकी एक कवायद शुरू है ताकि किसी भी ढंग से कोई सवाल खड़ा ना हो। तो इसलिए उन्होंने चार्ज रजिस्टर मांगा है और सरकारी संपत्तियों को मिलान कर वहां पे वो दिया जाएगा कि सारी संपत्तियां जो है जैसे की वैसी हैं। अब देखना होगा कि ये चीजें जो है वो कब तक होती हैं। लेकिन साथ साथ एक बात और है कि उन्होंने कहा है कि जो 39 हार्डिंग रोड है, जो उनका सरकारी बंगला दिया गया है, उसकी मरम्मती जो है उसमें अलग से जो कमरे बनाए जाने थे वो कब तक बन के तैयार होते हैं, इसकी आधिकारिक सूचना जो है वो भी मुझे दी जाए ताकि वहां पे वो शिफ्ट कर सके। जी वाकई रवि, देखने वाली बात होगी कि इस मामले में अब आगे क्या कुछ होता है। राबड़ी देवी जब आवास खाली करेंगी तो उस दौरान की क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती है, क्योंकि अब उनके पास समय भी कम है। अगले 48 घंटे में उनको आवास खाली करना है अगर हम तारीखों के अनुसार बात करें तो। बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। खबर आपको महाराष्ट्र से बताएंगे, जहां टीईटी पेपर लीक की आशंका के बाद परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं, जिसकी अगुवाई ठाणे के ज्वाइंट सीपी पंजाब राव उगाले करेंगे। इस मामले में पुलिस ने भिवंडी के कोनगांव क्षेत्र में 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और टीईटी के 4 क्वेश्चन पेपर, सेंट डेबिट और क्रेडिट कार्ड समेत कई चीजें बरामद की गई है। पुलिस जांच में बात सामने आई है कि पेपर के बदले करीब 1.5 करोड़ रुपए की मांग की गई थी और इस मामले में मुख्य सरगना फरार हुआ है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। ठाणे के ज्वाइंट सीपी इस मामले की जांच पड़ताल करेंगे। दरअसल ये पूरा मामला टीईटी पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। एसआईटी पेपर लीक मामले की जांच करेंगी कि कैसे ये सब कुछ किया गया और महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक में ये एक्शन देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम देवेंद्र ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। एक टीम का गठन होगा जो इस मामले की जांच सघनता से करेगी। तो देखिए, महाराष्ट्र में टीईटी परीक्षा का पेपर लीक मामले में बिहार का नाम जुड़ गया है। बताया ये जा रहा है कि समस्तीपुर का विजेंद्र गुप्ता ही इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, जो विद्यापति नगर का रहने वाला है। पुलिस ने विजेंद्र के 3 और साथियों को गिरफ्तार किया है। करीबन 1.5 करोड़ में इस पेपर को बेचने की तैयारी थी। विजेंद्र गुप्ता करीब 25 साल पेपर लीक का नेटवर्क चला रहा है और बिहार पुलिस पिछले 4 साल से उसको तलाश रही थी। देखिए, बढ़ते हैं आगे। बिहार में मुंगेर के टेटिया बंबर में आज सम्राट चौधरी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पुख्ता कर ली है। पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम के लिए सुबह से कार्यक्रम स्थल पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम स्थानीय लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे और इसके बाद पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। क्षेत्र की कई विकास योजनाओं को सौगात देंगे और साथ ही साथ शिलान्यास भी उनकी तरफ से किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए जा चुके हैं। पंचायत विकास दिवस को लेकर आज मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र आएंगे तथा यहाँ की जनता को कई विकास की योजनाओं को जो है उनको सौंपेंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है मन की बात भी आज वो यहीं पे सुनेंगे, जिसके लिए काफी विशाल मंच बनाया गया है। लोग जो है अभी से ही आने लगे हैं। 10:50 पे उनका हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पहुंच जाएगा। यहाँ पे स्थानीय विधायक, देखिए, आज आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी यहाँ आ रहे हैं। वो यहाँ से पंचायत विकास दिवस का शुभारंभ करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि पंचायत को सशक्त बनाना। जो पंचायत हमारी निचली सबसे सशक्त इकाई के रूप में उभरे। तो सबसे पहले महिला सशक्तिकरण में जीविका पंचायत का जो समग्र एक्टिविटी है उसके बारे में बताया, कैसे पंचायत जीविका दीदी से मिल करके
महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं। उनके जो अधिकार हैं उनको प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं। यहाँ तक कि दीदी ये CSP सेंटर के द्वारा उनको लाभ दिया जाए। मतलब ऐसा है ना कि महिलाओं को समाज में इज्जत नहीं मिलता था और अब है कि महिलाएं बराबर हकदार रह के काम कर रही है। अच्छा लग रहा है कि महिलाएं आगे बढ़ रही है और महिलाओं को इज्जत मिल रहा है समाज में कि महिलाएं बैंक चला रही है। तय है। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। खबर राजधानी पटना से है, जहां मेट्रो के निर्माण कार्य के कारण पटना जू आने वाले पर्यटकों को अब परेशानी होगी। गेट नंबर 1 पर जहां सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, वहां अब निर्माण की वजह से बेली रोड की एक लेन को बंद किया जाएगा, जिससे जू के सबसे बिजी गेट नंबर 1 पर जगह कम हो जाएगी और इसीलिए पर्यटकों की एंट्री अब गेट नंबर 2 से कराई जाएगी। इस पर और अधिक जानकारी दे रही हैं न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा की एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दरभंगा से हम दिखा रहे हैं एक खबर। हिंदुओं के घर के मंदिर परिसर में तोड़फोड़ की गई है। मंदिर परिसर पर हमले से पुलिस का इनकार है। मुहर्रम के बाद बरियाल और मुस्लिम समुदाय पर तोड़फोड़ के आरोप लग रहे हैं। दरभंगा की ये तस्वीरें आप देखिए, मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हमले का आरोप लगा है और कमतौल थाना क्षेत्र के बरियाल चौक पर मुहर्रम के अवसर पर ताजिया विसर्जन के बाद उपद्रव और मारपीट की घटना से इलाके में तनावपूर्ण स्थिति है। उपद्रवियों ने कई घर दुकान के साथ मंदिर परिसर में तोड़फोड़ की है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। जितना हिंदू है 23 साल ये सब बहुत मारपीटी करकट उड़कट आदमी के फोड़ फाड़ बहुत मारपीट किया। 63 साल के 2024 के दे रहल हम सब अपन हिंदू घर धो लेली अपन एगो एते बड़ के बच्चा नहीं चले जागर। ये सब 4 बजे भोर में किया, 3 बजे भोर में दाह भसल कहिए। हम सब घरे घरे सुतल छिए, दाह भसा कहिया सबके पीटत उठत घर तोड़त केवारी तोवारी पीटत उठत निकल गए। कल जोड़े का पहलाम करके कुछ लोग लौटे थे। ताजिया के पहलाम करने के बाद 30-35 आदमी का एक जत्था जो था शरारती तत्व, कुछ लोग घुस गए लोग हिंदू लोगों के घरों में और तोड़फाड़ किए हैं। इस दुकान के काउंटर को तोड़फोड़ किए, घर का दरवाज़ा पीटे, किसी का एस्बेस्टस तोड़ दिए, कपड़ा तोड़ दिए। थोड़ा तनाव बढ़ गया था, इसी में पुलिस वहाँ गई थी। सर वहाँ पे कुछ मंदिर को भी निशाना बनाया गया था, ऐसा नहीं, गलत बात है। ऐसी गलत बात। सर कितने लोगों की चिन्हित हुआ है अभी तक, गिरफ्तारी हुआ है? 40 आदमी पर केस किया गया है। FIR दर्ज हो चुका है? FIR दर्ज हुआ है, जिसमें 7 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी खबर बगहा से आपको बता दें, जहां रामनगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 11 की जुलाहा टोली में हिंसक झड़प हुई है। इस मामूली विवाद में दोनों पक्ष के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। 4 लोग और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी का इलाज रामनगर अस्पताल में जारी है। सूचना मिलते ही SP राजेश कुमार मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। और बाद में पुल राम जानकी मंदिर तरफ से बगीचा में लिया के भट्टी तर बगीचा में खींच के मरले बड़ा और बाद में पुल में चोला टोली में पुल में बांध के मरले बड़ा। रात अभी 11 बजे के आसपास में 4-5 आदमी जख्मी हालत में अपना मारपीट करके आए हुए हॉस्पिटल सामुदायिक स्वास्थ्य में रामनगर में, और उनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। कुछ मरीज जो है 2 मरीज था थोड़ा सा सीरियस कंडीशन में था, इससे प्राथमिक उपचार करके वित्तीय के लिए रेफर कर दिए हैं, और उसमें 2 पुलिसकर्मी भी घायल थे, उनका भी इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य में रामनगर में। इस बीच मुंगेर से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गूंगी पत्नी को नहीं रखने के विवाद में खूनी साजिश रची गई। जीजा ने दोस्त से साले को गोली मरवा दी। घर से बुलाकर पहले शराब पिलाई, सुनसान जगह ले जाकर गोली मारी। सीने में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल है। मुंगेर सदर अस्पताल में फिलहाल इलाजरत है। घायल ने जीजा पर लगाए गंभीर आरोप। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जीजा ने दोस्त से साले को गोली मरवाई है। जोगबनी स्थान के पास देर रात हुई घटना। घायल युवक सैनिक कुमार यादव को गंभीर परिस्थिति में अस्पताल रेफर किया गया। गोली लोड करके हम पे 2-3 राउंड फायरिंग करने की कोशिश किया, तो हम भागे
भागते भागते एक राउंड लग गया हमको। उसके बाद कौन लोग थे वो? अपने जीजाजी थे? हाँ, एक जीजाजी थे मेरा अपना, और उसका एक दोस्त था। बढ़ते आगे अगली खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां सुगौली थाना क्षेत्र स्थित जनता चौक से दिन दहाड़ी चोरी की घटना सामने आई है। रागनी इंटरप्राइजेज बर्तन मुरब्बा भंडार के संचालक संजीव कुमार साहनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि एक युवक खरीदारी के बहाने दुकान पर पहुंचा, 500 रुपए का नोट देकर छुट्टा मांगा और इसी दौरान दुकान पर मौजूद बच्चों को बहला फुसला कर दोनों युवक काउंटर के गले से रुपए निकालकर मौके से फरार हो गया। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दुकानदार ने पुलिस को फुटेज सौंपते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी और तलाशी की बात कही है और राशि बरामद करने की मांग की। देखिए, हम गए थे घरे खाना खाने, 1 बजे के लग गई है और यहाँ मेरा भतीजा है या 3 गो लड़की है, तो यहाँ काउंटर पर बैठी हुआ है और वो आया है 2 गोरा और इसमें से वो क्या डोलू लिया है और इसको 500 को दिया है। तो ये बोला कि चेंज नहीं है, खुला करा के लेके आइए। तो ये बोला कि ना आप लेके जाइए, खुला करा करिएगा। जैसे खुला कराने गया है, इधर गया बगल में खुदा कराने, तो ऐसे देख रहा है कि यह काउंटर से पैसा निकल के भाग गया है। औरंगाबाद की करते हैं, जहां रफीगंज में नल जल योजना में लापरवाही का मामला सामने आया। वार्ड संख्या 13 स्थित चलनी गोदाम के पास पाइप फटने से लगातार पानी की बर्बादी हो रही है, जिसकी वजह से हर दिन हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। पीएचईडी पर ये दबाव डालता है। 14 दिन पहले सूचना मिलने के बाद अब तक मरम्मतीकरण का कार्य नहीं कराया गया। इसमें हमको लगता है कि काफी पानी का रिसाव हो रहा है और इसके कारण 13, 14, 15, 16 में पानी जो है पर्याप्त तरीके से हर घर में नहीं पहुंच रहा है, जिससे काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। और इस संबंध में जान लीजिए कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से डीएम मैडम को भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी चिट्ठी दी गई है और औरंगाबाद संबंधित को कई लेटर भेजा गया है, लेकिन अब तक के पीएचडी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। भाई ने भाई की हत्या कर दी है, पत्थर से मारकर हत्या की गई है। मुशहरी थाना क्षेत्र के नवादा चौक से यह खबर सामने आई है। आपसी विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। मृतक की पहचान 40 वर्षीय संतोष महतो के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस एफएसएल की जांच में जुटी हुई है और जांच शुरू की जा चुकी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है अस्पताल। आरोपी की तलाश लगातार जारी है। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आपसी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। तो मुजफ्फरपुर से खबर है, आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। भाई ने भाई की हत्या की है, पत्थर से मारकर यह हत्या की गई। 40 वर्षीय व्यक्ति को जख्मी किया गया है और उसके बाद अस्पताल ले जाने के बाद यह पता चला कि उसकी हत्या हो चुकी है, वो मृत है। पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल इस शव को भेजा गया है और उसके बाद जांच पड़ताल की जाएगी और फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पुलिस की तरफ से लगातार जारी है।